हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य सौंदर्य के तत्व में छंद, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं छंद। तो आज की क्लास में हम लोग सोरठा एवं रोला छंद को पढ़ने वाले हैं, जिसमें साथ ही साथ इसके उदाहरण को भी देखेंगे और ये क्या होते हैं इनको भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व में ये तीन हमें पढ़ने हैं, रस, छंद एवं अलंकार। आप जानते हैं कि ये रस हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले ही क्लास में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रस क्या होता है और कौन कौन से रस हमें पढ़ने थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं छंद। तो इसमें आपको पता है कि आपके सिलेबस में सोरठा एवं रोला छंद, ये दो छंद दिए हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके उदाहरण और साथ साथ किस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो आज की क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छंद क्या होता है, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, इसके उदाहरण भी देखेंगे एंड उसके बाद इसके भेद भी देखेंगे, और लास्ट में फिर हम लोग इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को भी करेंगे, है ना। साथ साथ में उनके आंसर को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि छंद क्या होता है। तो देखिए, छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंधन, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंधन, है ना। उसके बाद देखिए, छंद काव्य के प्रवाह को लय युक्त मतलब समझते हैं ना, कि जैसे तान धुन में, है ना, तान धुन युक्त होता है, कि मतलब जैसे एक लय में होना चाहिए, तान धुन, है ना, इसके साथ में होना चाहिए, तो लय युक्त ऐसे बोलते हैं इसको। एंड उसके बाद संगीतात्मक समझते हैं, संगीत के साथ में होता, मतलब गा के भी इसको पढ़ सकते हैं ना। और उसके बाद सुव्यवस्थित मतलब एक अच्छे सही ढंग में क्रम में होता है ना। उसके बाद नियोजित मतलब भी आप समझते हैं कि उसका एक सही तरीके से उसका नियोजन होता है। तो ये क्या करता है कि छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है ना। उसके बाद देखिए कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, और उन चारों वेदों के नाम लिखे होंगे। मान लीजिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, सामवेद, अथर्ववेद, ये ऐसे करके लिखे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि छंद शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, देखिए कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, आचार्य पिंगल, है ना। ऐसे ही करके यहां से ही बहुविकल्पी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छंद का बंधन, और ये काव्य के प्रवाह को क्या करता है, लय युक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। इन सब का मतलब भी हम लोगों ने समझा। उसके बाद देखिए कि फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और उसके बाद इसके प्रणेता किसको माना जाता है, आचार्य पिंगल। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले देखा कि छंद क्या होता है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में, जैसे मात्रा क्या होती है ना, वर्ण क्या होते हैं, या यति क्या होती है, या फिर अगर हम लोग बोले कि अभी जो पढ़ेंगे कि चरण या पाद क्या होता है ना, तो इन सभी को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मात्रा और वर्ण। ये जितने भी पॉइंट है, मान लीजिए अगर इनको आप ध्यान से समझते हैं, एक बार आपने समझ लिया और आपको समझ में आ गया कि छंद किसे कहते हैं, और हमें अपने सिलेबस के लिए क्लास 10th के अकॉर्डिंग कौन कौन से छंद पढ़ने हैं, और उनको एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए, अभी हम लोग देख रहे थे कि मात्रा और वर्ण। तो देखिए, मात्रा किसे कहते हैं ना, और वर्ण, तो इसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, किसी ध्वनि के उच्चारण में, किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है ना, जो समय लगता है, उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में दो से अधिक मात्रा किसी वर्ण की नहीं होती, दो से अधिक मात्रा किसी वर्ण की नहीं होती। अभी देखते हैं हम लोग आगे।
उसके बाद मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। ये ध्यान में रखिएगा कि मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं। अब जैसे मान लीजिए बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये ऐसे होते हैं तो इनकी मात्राएं होती है ना, इन स्वरों की मात्राएं होती हैं। और इसी तरह हम लोग बात करें कि क, ख, ग, घ, ये सभी होते हैं तो इनकी मात्राएं नहीं होती हैं। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। उसके बाद वर्ण के दो भेद होते हैं। ये जो वर्ण है, वर्ण का मतलब इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं, है ना। तो आप चाहे वर्ण बोलिए या फिर अक्षर बोलिए, दोनों क्या होंगे, सेम। तो कंफ्यूज ना होइएगा। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व वर्ण एंड दूसरा क्या होता है, दीर्घ वर्ण। अब आप देख रहे होंगे कि मैम ने यहाँ लघु और गुरु लिखा है, तो ध्यान से समझिएगा कि वर्ण के दो भेद होते हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। लेकिन छंद शास्त्र में ह्रस्व वर्ण को लघु बोला जाता है एंड दीर्घ वर्ण को गुरु बोला जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। छंद शास्त्र में ह्रस्व वर्ण को लघु बोला जाता है और दीर्घ वर्ण को गुरु बोला जाता है। और ये इसके चिन्ह भी होते हैं, तो चिन्ह को ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी हम लोग आगे उदाहरण देखने वाले हैं, उसमें इनका प्रयोग भी करेंगे और कैसे इनको गिना जाता है ये भी देखेंगे, है ना। तो इनका चिन्ह ध्यान में रखिएगा कि लघु का चिन्ह किस प्रकार से होता है, ये ऐसे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए दीर्घ, दीर्घ वर्ण को क्या बोलते हैं छंद शास्त्र में, गुरु। और गुरु का चिन्ह किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से, है ना, देख रहे हैं ना, एस टाइप का होता है, ऐसे ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान भी रहेगा, है ना। तो इसका चिन्ह ये इस प्रकार से होता है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसको बनाने का ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए मात्रा और वर्ण में हम लोगों ने देखा कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो उच्चारण में समय लगता है वही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। उसके बाद मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती, है ना। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन सभी की मात्राएं होती है, लेकिन क, ख, ग, घ इन सभी की मात्राएं नहीं होती हैं। उसके बाद देखें कि इनके दो भेद होते हैं, ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण को क्या बोलते हैं, लघु एंड दीर्घ को क्या बोलते हैं, गुरु। अब आगे देखते हैं कि ये जो ह्रस्व वर्ण हम लोगों ने देखा, अब इसके बारे में देखते हैं, है ना। तो देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ह्रस्व वर्ण क्या कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे छोटा आ होता है ना तो बोलते हैं हम लोग अ, ई, है ना, छोटी ई होती है तो ई बोलते हैं, छोटा ऊ होता है तो ऊ बोलते हैं, यानी इनको बोलने में कम समय लगता है। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं। और छंद शास्त्र में इन्हें लघु कहा जाता है। यही बात अभी मैंने पहले भी बोली थी और ये ध्यान में रखिएगा कि छंद शास्त्र में इसे लघु कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी एक मात्रा मानी गई है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इसकी कितनी मात्रा मानी गई है, एक मात्रा मानी गई है, किसकी, लघु की, है ना। उसके बाद इसका भी हम लोगों ने चिन्ह देखा था कि किस प्रकार से था, लघु का चिन्ह कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना, ये है इसका चिन्ह। एंड उसके बाद हिंदी में छोटा अ, छोटी ई और छोटा ऊ तथा ये री, है ना, 4 लघु वर्ण है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसकी मात्रा कितनी मानी गई है, एक मात्रा मानी गई है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 लघु वर्ण माने गए हैं। तो हम लोगों ने ह्रस्व वर्ण को देखा जिसको लघु कहा जाता है ना। उसके बाद देखते हैं अब दीर्घ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दोगुना समय लगता है, मतलब जिनमें कम समय लगता है वो ह्रस्व वर्ण हुए, और जिनमें दोगुना समय लगता है मतलब उससे अधिक समय लगता है, किससे, ह्रस्व वर्ण से, है ना। जिसमें दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में इन्हें गुरु कहा जाता है, ह्रस्व वर्ण को लघु कहा जाता है और दीर्घ वर्ण को गुरु कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। इनकी 2 मात्रा मानी जाती है, कितनी मात्रा मानी जाती है, 2 मात्रा मानी जाती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि लघु की कितनी मानी जाती है, 1, और गुरु की 2 मात्रा मानी जाती है। अभी इनका कैसे प्रयोग करना है ये अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो अभी घबराइएगा नहीं, साथ में पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, है ना, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा एक बार। उसके बाद देखिए
तथा इनका चिन्ह कैसे होता है अभी हम लोगों ने देखा, ये इस प्रकार से होता है, किसका, गुरु का। उसके बाद हिंदी में देख रहे हैं आप, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ, है ना, आदि दीर्घ वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण है, ठीक है। जैसे हस वर्ण कौन से देखे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो इनको जब बोलते हैं देखिए कम समय लगता है, अ ई उ री ऐसे करके बोलते हैं ना। फिर उसके बाद देखिए इनको कैसे बोलते हैं, आ ई, ज्यादा समय लग रहा है ना उससे, ऊ, बड़ा ऊ ऐसे बोलते हैं ना, ओ औ आदि, ये क्या होते हैं, दीर्घ वर्ण होते हैं। अब आई थिंक कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि लघु, जिनकी बात अभी हम लोगों ने किया, और गुरु तथा मात्राओं की गणना के नियम। इसके कुछ नियम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप सभी इनको ध्यान से जरूर एक बार पढ़िएगा। यदि आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, लेकिन इसे एक बार समझना जरूरी है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये री आपको दिख रहा है ना, ये स्वर लघु है और इनकी एक मात्रा होती है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद जो अगला है, बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सभी है, ये क्या होते हैं, स्वर गुरु है ना, ये क्या है, इनको गुरु माना जाता है ना। उसके बाद इनकी दो मात्राएं मानी जाती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि किसकी एक मात्रा मानी जाती है और किसकी दो मात्राएं मानी जाती हैं, है ना। अब अभी ऊपर वाले दो पॉइंट तो हमें एकदम क्लियर थे, क्योंकि अभी पहले भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, संयुक्ताक्षर। अब बोलेंगे कि अभी इसको बोलने से पहले ही आप लोग को बता देते हैं, आपको पता भी होगा संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, जो अकेले नहीं बने होते हैं, जिनमें दो वर्णों के मेल से जो बनते हैं वही क्या कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, संयुक्ताक्षर जो कि दो वर्णों के मेल से बनते हैं, है ना, कि आरंभ में यदि आधा वर्ण हो, आधा वर्ण आप समझते हैं ना, यदि आधा वर्ण हो तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। अभी मात्रा गिनना भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये समझ लीजिए एक बार कि यदि संयुक्त अक्षर के आरंभ में यदि आधा वर्ण हो, है ना, तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। जैसे जैसे अब एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आएगा। व्यवहार, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना आप सभी को, व्यवहार में ये जो आधा व और य आपको दिख रहा है ना, तो आधा व और ये यही हुआ हमारा संयुक्त अक्षर, ठीक है, ये संयुक्त अक्षर है, को एक मात्रा ही माना जाता है। इसको हम लोग दो मात्राएं नहीं मानेंगे, मतलब इसको गुरु नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे, लघु मानेंगे, एक मात्रा मानेंगे इसकी। उसके बाद देखिए, यदि किसी शब्द के बीच या अंत में, अभी तो इसमें प्रारंभ मतलब पहले की बात कर रहा था, अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी शब्द के बीच या अंत में संयुक्त अक्षर आता है ना, बीच में या अंत में संयुक्त अक्षर आता है, तो संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है ना। ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए अगर बीच में या अंत में आता है तो उसके पहले जो वर्ण आता है उस संयुक्त अक्षर के, तो उससे क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। और गुरु का चिन्ह अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बना हुआ था, ये इस प्रकार से करके, है ना। और इसकी मात्रा कितनी मानी जाती है, दो मानी जाती है। अब देखिए उदाहरण में देखिए, जैसे रक्त, है ना, ये अंत में आया है ना, देखिए संयुक्त अक्षर इसमें क्या है, अध क और त, तो इसके पहले ये जो र आया है इससे लघु नहीं माना जाएगा, इससे क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए भक्त, तो इसमें संयुक्त अक्षर अध का और त है, उसके पहले क्या आया है, भ, तो इसे भी क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। इसमें संयुक्त अक्षर क्या है, अध का और त, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है ना, आगे लिखा भी हुआ है आधा का और ये ता, ये संयुक्त अक्षर है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, अतएव इसके पहले के वर्ण भ और रा गुरु माने जाएंगे, है ना, इन्हें क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। और इनकी मात्राएं कितनी होती हैं, दो, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और एक बार इनको ध्यान से जरूर समझिएगा, है ना। तो अभी हम लोगों ने ये चार देखे, इनमें इनके नियम। उसके बाद देखिए, और हर एक को एकदम ध्यान से समझिएगा, ताकि जब परीक्षा में आपके उदाहरण लिख के आएगा और उसमें आपको मात्राएं लगानी होंगी, मात्राएं लगा करके समझना होगा कि ये कौन सा है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए ये समझना आपके लिए जरूरी है। अब देखिए, अनुस्वार और विसर्ग,
अब अनुस्वार क्या होता है जानते हैं, जो बिंदु लगती है ना, इसको बोलते हैं अनुस्वार, है ना। बिंदु लगती है, जैसे अंग से अंगूर वो लिखते हैं ना, जो छोटे में आपने सीखा है, तो उसके ऊपर ये बिंदु लगाई हुई होती है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और विसर्ग भी आप जानते हैं, जो दो बिंदु लगती हैं, इसका हिंदी में ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, बल्कि संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होता है, किसका, विसर्ग का, है ना। तो अभी समझ गए कि अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग। अब आगे नियम को पढ़ते हैं। तो देखिए, अनुस्वार और विसर्ग के पहले, है ना, इसके पहले यदि लघु वर्ण हो, लघु वर्ण अभी जानते हैं आपकी क्या, मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, अभी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये लघु वर्ण थे, है ना। तो उसके पहले मान लीजिए अगर लघु वर्ण हो तो उसे गुरु माना जाएगा। कब माना जाएगा, यदि उसमें क्या लगा हो, अनुस्वार लगा होगा या फिर विसर्ग लगा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे अंत और वसंत, इसमें आपको क्या लगा हुआ दिख रहा है, बिंदु नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं इनको, अनुस्वार, है ना, ये अनुस्वार दिख रहा है, और बसंत में भी अनुस्वार लगा हुआ है। तो शब्दों में अ और स के बाद अनुस्वार आया है, इसलिए अनुस्वार के पहले वर्ण को गुरु माना जाएगा, है ना। यदि अनुस्वार लगा हुआ है तो उसके पहले जो वर्ण आया है उसे क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। और गुरु की मात्रा कितनी मानी गई है, 2, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला नियम देखते हैं, किसी लघु वर्ण के बाद, है ना, लघु वर्ण अभी समझ गए आप क्या होता है, किसी लघु वर्ण के बाद अनुस्वार, है ना, अनुस्वार भी समझ गए कि क्या होता है, अनुस्वार के स्थान पर यदि चंद्र बिंदु हो, है ना। अब देखिए, चंद्र बिंदु के क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चंद्र बिंदु हो तो वह लघु वर्ण गुरु नहीं माना जाएगा, तो वो जो लघु वर्ण होता है उसे गुरु नहीं माना जाता है। तो देखिए, यदि अनुस्वार लगा है तो उसे गुरु माना जाएगा, और यदि चंद्र बिंदु लगी है तो उसे गुरु नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा। जैसे देखिए, हंस में ह के बाद अनुस्वार है तो यह ह तो गुरु माना जाएगा, परंतु हंसी में ह के बाद क्या है, ये चंद्र बिंदु है, तो यह गुरु नहीं माना जाएगा, है ना, इसे लघु माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हमारे बताने के बाद इसे खुद से एक बार जरूर पढ़िएगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। उसके बाद देखिए, अगला जो नियम है, हलंत के पहले का लघु वर्ण भी गुरु माना जाएगा। हलंत आप जानते हैं कैसे लगता है ना, किसी भी अक्षर के नीचे मान लीजिए अगर हम लोग हलंत लगाते हैं तो उस अक्षर को फिर आधा माना जाता है, ये आप सभी जानते हैं, है ना। तो देखिए, हलंत के पहले का लघु वर्ण भी, अगर मान लीजिए हलंत के पहले लघु वर्ण है तो उससे भी क्या माना जाता है, गुरु माना जाएगा, उसे गुरु माना जाएगा। जैसे श्रीमन, यहां पर क्या लिखा हुआ है, श्रीमन में हलंत न, देखिए न में आपको हलंत दिख रहा है ना, तो न के पहले क्या है, म है, तो यह म गुरु माना जाएगा, इस मां को क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा, है ना। क्योंकि मतलब यहाँ पर ये जो ना में हलंत लगा हुआ है, न में स्वर नहीं है, ये क्या है, अतः न की मात्रा नहीं गिनी जा सकती, तो ये स्वर नहीं है तो क्या है, फिर व्यंजन है ना। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे पढ़िएगा जरूर एक बार। अगला नियम देख लेते हैं हम लोग, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर दिमाग में बिठा के रखिएगा। देखिए, कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए, कि मान लीजिए हम लोग उच्चारण जब करते हैं किसी भी शब्द का, तो उसके लिए गुरु को लघु ही मान लिया जाता है। मान लीजिए उच्चारण में कैसे हम लोग देखते हैं कि उच्चारण में मान लीजिए ज्यादा समय नहीं लग रहा है, उसमें कम समय लग रहा है, तो उसे फिर हम लोग लघु मान लेते हैं उच्चारण के तौर पर भी, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर इतने नियम हम लोगों ने देखे कि लघु गुरु तथा मात्राओं की गणना के नियम देखे, है ना। तो कुछ ये नियम देखे, इनको एक बार ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं। यदि आपको एक बार समझ में आ गए तो आपके दिमाग से तो नहीं निकलेंगे, है ना, बिल्कुल भी। अब देखिए, तो अभी हम लोगों ने मात्रा और क्या देखा था, उसके साथ में वर्ण, और उसी में हम लोगों ने फिर ह्रस्व वर्ण, है ना, और दीर्घ वर्ण क्या होते हैं उनको भी देखा, लघु गुरु को भी अच्छे से समझा, और उनके नियम को भी देखा। अब जो अगला है कि चरण, है ना, चरण या पाद क्या होता है, तो इसे भी समझिएगा कि छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। पंक्तियां मतलब समझते हैं, लाइन, है ना। कितनी लाइन होती है, 4 पंक्तियां होती हैं।
इन्हीं में से एक पंक्ति को क्या बोला जाता है, चरण या पाद कहते हैं। ठीक है, पहले व तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे व चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। तो यहाँ पर 4 पंक्तियों की बात हुई है, मतलब लाइन की। तो ऐसे लाइन में लिखा होता है, एक लाइन ये है मान लीजिए, एक लाइन में ये लिखा होगा, है ना, उसके बाद ये तीसरी हो गई और ये चौथी। तो इस प्रकार से ये लाइन होंगे, है ना, 4। उसके बाद इसमें बोला गया है कि ध्यान से समझिएगा, इन्हीं ये 4 लाइंस को क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। इन सभी को नहीं, मतलब ये एक लाइन एक चरण हुई और दूसरा चरण हुआ, फिर इसके बाद ये जो तीसरी पंक्ति है तीसरा चरण हुई, उसके बाद ये चौथी पंक्ति है ये चौथा चरण। तो इसमें कितने चरण हुए, 4। तो देखिए 4 पंक्तियां होती हैं, इन्हीं में से एक पंक्ति को क्या कहते हैं, चरण या पाद कहते हैं। तो इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। उसके बाद देखिए, और फिर क्या बोला गया कि पहले व तीसरे चरण को, है ना, ये पहला चरण हुआ, पहली लाइन, और उसके बाद तीसरा चरण, ये तीसरी लाइन हुई, है ना, इनको विषम चरण कहते हैं, विषम। तो पहला तीसरा विषम, उसके बाद दूसरे व चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। अब कोई भी डाउट नहीं होगा आप सभी को, है ना, मैथ्स तो पढ़ते ही हैं, सम विषम पता ही है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने चरण या पाद किसे कहते हैं ये भी देखा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यति किसे कहते हैं, है ना, यति। तो देखिए छंद की लय, मान लीजिए एक हम छंद पढ़ रहे हैं, उसकी जो लय तान धुन होती है ना, उसके प्रवाह में आने वाले विराम या ठहराव को यति कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई हम छंद पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब हमें बीच में रुकना होता है ना ठहराव के लिए, तो जब हम लोग ये कॉमा लगाते हैं ना, अब यहाँ इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करेंगे, कॉमा को हिंदी में क्या कहते हैं, अल्प विराम, है ना। जो ये अल्प विराम का यूज करते हैं, मतलब इसका जो प्रयोग करते हैं, यही क्या कहलाता है, यति कहलाता है। तो छंद में आपको अभी दिखेंगे, अभी हम लोग उदाहरण भी देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो उसमें आपको अल्प विराम लगा हुआ मिलेगा, यही अल्प विराम क्या कहलाता है, इसमें यति कहलाता है ना। तो इसी विराम या ठहराव को क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पवन तनय संकट हरन, है ना, हरन। अब फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया, अल्प विराम, कि रुक गए। तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, फिर रुक गए और अल्प विराम लगा दिया, मतलब यति लगा दी। उसके बाद हृदय बसहु सुरभूप। तो इसको जब आप लिख करके देखेंगे तो इसमें 4 लाइन आ रही है ना, कितने, 4 चरण। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो इस तरह से जब ये 4 लाइन में लिखेंगे या एक में ऐसे करके लिखेंगे और इनमें क्या लगाएंगे, ये अल्प विराम लगाएंगे, तो यही अल्प विराम यति कहलाता है, भूलिएगा नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, अब देखते हैं इसके भेद। आप सोचेंगे आप कि मैम इतना अभी जो हमें सोरठा और रोला पढ़ना है उस पर डायरेक्ट क्यों नहीं आ रही है। तो उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है, वरना फिर आपको जब वो पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने मात्रा, वर्ण, चरण या पाद, या फिर उसके बाद फिर यति, ये सभी देखा कि उसमें ह्रस्व वर्ण, है ना, और ह्रस्व वर्ण क्या होते हैं, दीर्घ, ये सभी देखा। अब इसके बाद देख रहे हैं कि छंद के भेद, तो इन्हें फटाफट समझ लेते हैं। तो देखिए छंद के निम्न भेद कौन से होते हैं, एक होता है वर्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक छंद एंड उसके बाद होता है मुक्त छंद। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है बस उस पर ध्यान दीजिएगा कि वर्णिक छंद क्या होता है। देखिए जिसमें वर्णों की निश्चित संख्या की गणना होती है, इसको बस आप इतना ही समझ लीजिए क्योंकि आपको इसके सिलेबस में और इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए वर्णिक छंद बस जिसमें वर्णों की निश्चित संख्या की गणना होती है। उसके बाद मात्रिक छंद क्या होता है, इससे बस ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो सोरठा, रोला ये सब पढ़ेंगे ना, ये मात्रिक छंद है। तो देखिए जिसमें चरण की मात्राओं की गणना होती है ना, जिनमें मात्राओं की गणना होती है वही क्या कहलाते हैं, मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो इसमें देखिए जैसे दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई आदि ये सभी छंद इसमें आते हैं। लेकिन आपको 10th क्लास में सोरठा और रोला पढ़ना है, फिर आगे बाकी और पढ़ने हैं, लेकिन अभी 10th क्लास में आपको फोकस इस पे करना है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये मात्रिक छंद। उसके बाद देखिए मुक्त छंद, जिसमें वर्ण मात्रा का कोई बंधन
नहीं है। तो बस इसको भी इतना ही समझ लीजिए और वर्णिक छंद को भी ऐसे ही समझ लीजिए। मात्रिक पे फोकस करिएगा क्योंकि मात्रिक छंद में आपको पढ़ना है, ठीक है, सोरठा और रोला। अब देखते हैं हम लोग कि सोरठा छंद क्या होता है ना। इसी में हमें पढ़ना है कि सोरठा छंद क्या होता है। अब इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेगा यहां से, है ना। तो देखिए, अब सोरठा छंद क्या होता है इसके उदाहरण को भी देखेंगे और साथ साथ में मात्राएं हम लोग स्वयं लगाएंगे यहाँ पर, है ना। देखिए, पहले से नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग अभी पढ़ने के बाद खुद से लगाएंगे क्योंकि इतनी मेहनत से अभी नियम जो इसके पढ़े हैं ना, जो गणना के नियम पढ़े थे उनको इतनी मेहनत से पढ़ा है तो उसका प्रयोग भी करेंगे यहाँ पर, है ना। तो देखिए, सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले तीसरे चरण में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 11 होंगी कि और कुछ होगा। तो सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, है ना। कोई डाउट नहीं कि पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहे हैं ना ये 4 लाइन, ये इसमें 4 चरण हो गए। ये पहला चरण, दूसरा चरण, है ना, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो ये तो चरण हो गए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। चलिए, इसमें मात्राएं लगाते हैं हम लोग, है ना। अब लेकिन आप भी जरूर प्रयास करिएगा खुद से एक बार। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11। तो देखते हैं क्या 11 निकलती हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो, है ना। तो जो यहाँ पर क्या है, लघु वर्ण है या दीर्घ। तो यहाँ पर क्या है, ये सॉरी दीर्घ नहीं, गुरु, है ना, गुरु है। तो यहाँ पर हम लोग गुरु लगाएंगे। और गुरु को एक मात्रा मानते हैं या फिर 2? गुरु को कितना मानते हैं, 2 मात्राएं मानते हैं। और लघु की 1 मात्रा मानते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पर सु आया है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, छोटा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग लघु लगाएंगे। उसके बाद यहाँ भी लघु लगेगा और यहाँ भी लघु लगेगा। उसके बाद यहाँ पर भी लघु लगेगा, यहाँ भी लघु लगेगा। और यहाँ पर ओ आया है ना, यहाँ पर दीर्घ वर्ण आया है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर गुरु लगाएंगे, है ना। इसमें हमारी राइटिंग थोड़ा सा कम, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी आया है तो हमें क्या लगाना है, लघु लगाना है। अब इनको हम लोग गिनते हैं, क्या ये हमारी जो 11 मात्राएं हैं, ये 11 मात्राएं आ रही है। तो देखिए, इसको हम लोग कितना मानेंगे, 2। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसको कितना मानेंगे, 2। तो 9, 10 और 11, है ना। तो ये कितनी आ गई, 11 मात्राएं। खुद से आप एक बार प्रयास जरूर करिएगा। अब उसके बाद दूसरे चरण में कितनी है, देखिए 13 मात्राएं हैं। चलिए निकालते हैं 13 मात्राएं, है ना। तो देखिए, लघु, इसे भी लघु, और यहाँ पर गुरु, है ना, इसे भी लघु एंड लघु। उसके बाद यहाँ भी ये लघु मानेंगे। अभी बार बार बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर छोटा मतलब का है ना, यहाँ ह्रस्व वर्ण आया है तो यहाँ पर इसको कितना मानेंगे, लघु, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी लघु मानेंगे, इसको भी लघु मानेंगे एंड इसे भी लघु। उसके बाद ये देखिए, इससे भी लघु, लघु एंड लघु। अब काउंट करते हैं क्या 13 मात्राएं आई। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना। तो देखिए 13 मात्राएं आ गई ना। इस प्रकार से जिन बच्चों ने अभी इसे एक बार भी नहीं पढ़ा होगा और वो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उन्हें बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया। अब उसके बाद चलिए तुरंत निकालते हैं हम लोग जो तीसरा चरण है उसमें 11 मात्राएं, है ना। तो देखिए, लघु, लघु, लघु और उसके बाद इसे भी लघु मानेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा संयुक्त अक्षर आया है, मतलब इसमें आधा र लगा हुआ है ना गा में। तो जब हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि यदि संयुक्त अक्षर बीच में या अंत में आएगा, है ना, तो उसके जो पहले वाला जो वर्ण होगा उससे क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा, है ना। तो गुरु माना जाएगा मतलब इसे 2 माना जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या लगेगा, लघु।
उसके बाद इसे भी लघु मानेंगे और इसे गुरु मानेंगे और इसके बाद इसे भी लघु मानेंगे। अब काउंट करते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं आ गई। गुड। अब आगे देखते हैं चौथा चरण, है ना, इसमें 13 मात्राएं। तो देखिए बुद्धि, बुद्धि लिखा हुआ है, लेकिन हमारे बोलने से पहले आपके माइंड में आया होगा, जरूर आया होगा, ठीक है, कि यहां पर भी देखिए संयुक्त अक्षर आया है और संयुक्त अक्षर अंत में आया है, तो यहां पर पहला वाला जो वर्ण होगा उसे क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे, है ना, जबकि यहां तो छोटे ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन हमें देखना क्या है कि संयुक्त अक्षर आया है, तो इसे क्या मानेंगे, गुरु। चलिए मान लिया हम लोगों ने, है ना, 2 मान लिया। इसे लघु, उसके बाद इसे गुरु, इसे तो मानेंगे ही, है ना, बड़ा है, उसके बाद मतलब बड़ा रहा है यहाँ पर, उसके बाद इसे क्या मानेंगे, लघु, है ना, उसके बाद इसे भी लघु, लघु, इसे भी लघु मानेंगे और इसे भी लघु, न और सा भी लघु है, लघु है और ये भी लघु है। अब इनको काउंट करते हैं ना, गिनते हैं, तो देखिए 2 1 3, अब आप लोग मदद करिएगा गिनने में, ठीक है, 2 1 3, 3 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं आ गई, है ना, फाइनली। तो देखिए आप लोग ये खुद से कोशिश जरूर करिएगा लगाने की, जैसे अभी मेरे साथ एक बार किया, फिर इसे एक मतलब अलग उस पर लिख करके खुद से मात्राएं लगाइएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही आपके सामने आ जाए उदाहरण, ऐसा ही आएगा, लेकिन कोई दूसरा मान लीजिए आ गया, तो उसमें कैसे मात्राएं लगाएंगे आप लोग ये समझिएगा। चलिए, तो सोरठा छंद समझ में आ गया, है ना, इसके उदाहरण भी देखे और कैसे मात्राएं हम लोगों ने खुद इसकी काउंट करी, है ना, खुद से गिना और देखा कि क्या वास्तव में 11 13 मात्राएं आ रही हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 11 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं रोला। पढ़ने आपको 2 हैं अच्छे से 10th क्लास के लिए। अब पहला तो हम लोगों ने देखा कि सोरठा छंद, उसके बाद देखिए रोला छंद, है ना, तो देखिए यह सममात्रिक छंद है। ये क्या है, सममात्रिक छंद है। इसके चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, है ना, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने सोरठा में देखा कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, है ना, और इसमें क्या कह रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब समझ रहे हैं ना आप, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विराम और ठहराव आता है, जिसके लिए हम लोग अल्प विराम लगाते हैं, उसे ही यति कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो रोला में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। अब इसके बाद उदाहरण देखते हैं और फिर से मात्राएं खुद से ही लगाएंगे, है ना, खुद से ही लगाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती है ना, आपको क्लियर है। तो देखिए अब देखते हैं क्या इसमें 24 मात्राएं आ रही हैं, है ना। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, को। आप लोगों ने अभी जब गणना के नियम पढ़े थे तो अंत में आप लोगों ने पढ़ा था, उसे आई थिंक ध्यान दिया होगा कि को, जब ये देखिए यहाँ इसको बोलेंगे कैसे, को नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, को, है ना, को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत। तो ये जो को बोलने में, उच्चारण में देखिए इसमें ज्यादा समय लग रहा है कि कम समय लग रहा है। तो देखिए जब हम लोग को बोलेंगे तो इसमें कम समय लग रहा है। तो अभी जब हम लोगों ने गणना के नियम पढ़े थे, है ना, तो उसमें देखा था कि जब उच्चारण में जिसमें कम समय लगता है, और मान लीजिए यहाँ पर आपको ओ दिख रहा है ना, ओ की मात्रा, तो इसे हम लोग गुरु नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, लघु मानेंगे, क्योंकि उसके उच्चारण में कम समय आ रहा है, तो इसे क्या मानेंगे, लघु मानेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा लघु, इसे भी क्या मानेंगे, लघु। उसके बाद पापही में देखिए ये क्या मानेंगे, इसे गुरु, और इसे लघु, और इसे लघु। अब पंचत्व में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आया है, अनुस्वार आया है। अनुस्वार मतलब बिंदु दिख रही ना आपको, तो इसे गुरु मानेंगे। उसके बाद अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी वही हम लोग बार बार कह रहे थे कि इसके बाद देखिए आपको संयुक्त अक्षर दिख रहा है ना, तो संयुक्त अक्षर यदि अंत में या बीच में आता है तो उसके पहले वर्ण को हम लोग क्या मानते हैं,
गुरु मानते हैं। तो चा को यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे और इसे लघु मानेंगे, है ना। उसके बाद देखिए प्राप्त को गुरु मानेंगे, है ना, गुरु मानेंगे, वैसे भी गुरु मानेंगे और यहाँ पर संयुक्त अक्षर भी आया है तब भी इसे गुरु मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग क्या मानेंगे, लघु मानेंगे। उसके बाद यहाँ भी इसे लघु, इसे भी लघु, लघु 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 और ये भी लघु, और धावत में इसे गुरु, लघु और लघु, ऐसे ये मानेंगे, है ना। अब इनको काउंट करते हैं कि क्या 24 मात्राएं आ रही हैं। तो देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 इसमें, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए यहाँ 13 मात्राएं आई, उसके बाद आपको यति दिख रहा है ना, उसके बाद 13, फिर ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये पूरे, ये आपको एक चरण में कितनी मात्राएं मिली, 24 मात्राएं, है ना, 24 मात्राएं। और ये ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ था कि 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। तो आपको ये अल्प विराम दिख रहा है ना, यही यति कहलाता है। तो ये यति लगी हुई होती है। और इसमें क्या कह रहा है कि देखिए जब इसमें हम लोगों ने काउंट किया इस यति से पहले तो कितनी मात्राएं आई, 11 मात्राएं। उसके बाद जब इसे काउंट किया यति के बाद तो इसमें कितनी मात्राएं आई, 13 मात्राएं आई, है ना। तो देखिए 11 मात्राओं से पहले और 13 मात्राएं, मतलब इनके बीच में क्या आती है, यति आती है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बाकी ये देखिए जो दूसरा चरण है, तीसरा चरण है और चौथा चरण है, इनमें भी देखिए सब में 24-24 मात्राएं आएंगी। तो एक में मैंने कैसे करना बताया, इनमें भी आप लोग खुद से प्रयास करेंगे करने के लिए, है ना, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में क्या होती है, 24-24 मात्राएं होती हैं। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छे से समझा आज की क्लास में हम लोगों ने। अब इनमें देखिए खुद से आप प्रयास जरूर करिएगा मात्राएं लगाने का, है ना। अब देखते हैं हम लोग आगे। अच्छा, तो देखिए अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि छंद क्या होता है ना, उसके भेद भी पढ़े और किस प्रकार से उसमें देखा कि इसमें चरण क्या होती है, मात्राएं क्या होती हैं, पाद क्या होते हैं, या फिर क्या बोलते हैं यति क्या होती है, सभी अच्छे से पढ़ा। उसके बाद सोठा छंद भी पढ़ा, उसके उदाहरण को देखा। उसके बाद रोला छंद भी जो हमें पढ़ना था, है ना, उसके उदाहरण को भी देखा। तो आज की क्लास में ये पूरा क्लियर है। अब हम लोग करने वाले हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न, उन्हें करेंगे फटाफट और इनके आंसर करेंगे आप लोग, क्वेश्चन करेंगे हम, है ना। मतलब प्रश्न, अब हिंदी की क्लास में तो हिंदी में बोलेंगे, प्रश्न हमारे द्वारा किया जाएगा और उत्तर आपके द्वारा दिया जाएगा, है ना। तो अभी आपको क्लियर हो चुका है, अब इसमें आपको आंसर करना है। तो देखिए सोठा छंद के प्रथम व तृतीय चरण में मात्राएं होती हैं। अभी सोठा छंद हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें पढ़ा कि उसके प्रथम व तृतीय मतलब पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। अब जैसे ही आपकी परीक्षा में ये आता है, फिर ऐसा लगता है कि मैंने सोठा पढ़ा तो था, लेकिन अब उसमें कंफ्यूज हो गए कि पहले तीसरे में 11-11 थी या पहले तीसरे में 13-13 थी। तो एक बार इसे माइंड में जरूर सेट कर लीजिएगा कि सोठा छंद में, और यही ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, और ऑप्शन में दिया हुआ है कि 11-11, 12-12, 24-24 या फिर 13-13, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, पहली बात तो आप कर रहे होंगे और सही जवाब भी दिया होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके प्रथम व तृतीय चरण में मात्राएं तो कितनी कितनी होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं, है ना। तो ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो सोठा छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो हमारे करने से पहले आप लोग इसका आंसर करेंगे, है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फटाफट करेंगे कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने बात किया 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, है ना, ऐसे करके कितने चरण होते हैं। ऑप्शन में, ऑप्शन तो पढ़ना जरूरी है, अब मेरे सामने आया है तो देखिए 2 3 4 या 5। तो कितने चरण होते हैं आप लोग बताइए, हम भी आप में शामिल हो जाते हैं। कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं ना, ये इसका सही जवाब होगा। आप सभी सही कर रहे होंगे। अब उसके बाद फटाफट देखिए तीसरा, है ना, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, 16 मात्राएं या 24 मात्राएं। तो क्या पूछा है, सोठा नहीं पूछा है, रोला पूछा है ना। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, है ना। ये बिल्कुल इसका
करेक्ट जवाब है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि छंद के कितने भेद होते हैं, है ना। छंद के कितने भेद होते हैं, क्या है ऑप्शन में, क्या दिया हुआ है, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 5 होते हैं, या 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि छंद के कितने होते हैं, जो मुख्य होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अरे 3 पहले ऑप्शन बता देते हैं आप सभी को ना, इसका क्या होगा करेक्ट जवाब, वैसे आपको खुद ही पता है ना। 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक वर्णिक होता है, मात्रिक होता है और मुक्त होता है ना। देखते हैं सही जवाब बता रहा है इसका, यस 3 होते हैं, वर्णिक होता है, मात्रिक होता है और मुक्त होता है। ठीक, गुड, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब छंद को पढ़ते हैं और जो विराम या ठहराव आता है उससे क्या कहते हैं, गति कहते हैं, यति कहते हैं, गढ़ कहते हैं या तुक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, आप सभी इसका सही जवाब दीजिए, क्या कहते हैं। यस मैम, यति कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, यति। ये जो अल्प विराम लगता है ना ऐसे करके कॉमा, ये ठहराव होता है। किसी मान लीजिए कोई हम लगातार एकदम अंधी में कोई बात बोलते चले जा रहे हैं, तो उसके रुकने के लिए तो कुछ भी चाहिए ना, कि एक बात को हम लगातार नहीं कह सकते हैं। थोड़ा सा बोला कि हम वहां गए थे, फिर हमने क्या किया था आगे हमें बताना है, तो गए थे वहां पर हमने ये अल्प विराम लगाया, फिर उसके बाद रुके, फिर अपनी बात कही, फिर रुके, तो इसका यूज करते हैं उसके लिए, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, यति, और ये इसका करेक्ट जवाब होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। मतलब 4 चरण है, ठीक है, ये 4 चरण है, इनमें जिनमें समान मात्राएं होती हैं, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं, है ना। वो क्या कहलाएगा, देखिए विषम मात्रिक कहलाएगा, या सममात्रिक कहलाएगा, या फिर अर्ध सममात्रिक कहलाएगा, या फिर ये सभी। तो इसमें क्या रहा है क्वेश्चन में, जरूर एक बार ध्यान से देखिएगा कि 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अभी जब हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ा था कि छंद किसे कहते हैं, उसमें पढ़ा था कि किसमें मिलता है, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, या यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में, या सामवेद में। तो ये वेद होते हैं ये चारों, है ना। इसमें से किस में मिलता है, तो ध्यान में रखिएगा, आप सभी ने पढ़ा था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऋग्वेद, है ना, इसमें मिलता है इसका उल्लेख छंद का। अब उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है, बंदहु मुनि पद, इस प्रकार से देखिए आपकी परीक्षा में आता है प्रश्न, आ सकता नहीं है हम कह सकते हैं, आता है प्रश्न। ठीक है, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा, बंदहु मुनि पद कंज रामायण जेहि निर्मय सरवर सुकमल, है ना, सुकमल मंजू दोष रहित दोषण सहित। आप देख रहे हैं कि इसमें 4 चरण कैसे आए हैं, और यति का कहाँ प्रयोग हुआ है ना। आप अच्छे से समझ रहे हैं इसको, क्योंकि ये अंतिम प्रश्न है। अब यहाँ तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, है ना। 4 चरण भी आपको दिख रहे हैं, यति भी दिख रही है। अब इसमें बताना है कि उपयुक्त छंद को पहचानिए। आपको पहचानना है कि ये रोला छंद है, सोरठा है, दोहा है, या चौपाई है। तो इसमें आपको मान लीजिए परीक्षा में आता है, तो आप कैसे पहचानेंगे, इनकी मात्राओं की गणना करके, है ना, कि मात्राओं को गिन करके। चलिए फटाफट करते हैं फिर। तो देखिए बंदहु अनुस्वार आया है ना, कितना मानेंगे इसे, गुरु, कितना, गुरु को 2 मानते हैं। फिर उसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर लघु, उसके बाद यहां भी लघु, क्योंकि चंद्र बिंदु आया है ना, इस वजह से। फिर उसके बाद लघु, और इसे भी लघु, और ये यहाँ पर पद में भी 2 ये लघु होंगे, प भी लघु और द भी लघु। और इसे कंज में देखिए अनुस्वार आया है, तो इसे कितना मानेंगे, गुरु, है ना, गुरु मानेंगे, और इसे लघु।
अब देखिए, परीक्षा में आप सब में तो लगाएंगे नहीं, तो आपको एक ट्रिक, जब ये तरीका पता है कि सोरठा और रोला आपको दो पढ़ने हैं, तो दो से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो आपने पढ़ा था कि सोरठा में पहले और तीसरे चरण में कितनी की मात्राएं होती हैं, 11-11। तो सभी को ना करके एक ट्रिक अपनाइए कि यदि पहले में आपने काउंट किया कि कितनी मात्राएं हुई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 मात्राएं, तुरंत तीसरा पद चेक करिए, है ना। तीसरा ये जो, सॉरी पद नहीं, इसे चरण या पाद कहते हैं, तो ये तीसरा चेक करिए, है ना। तो इसे भी तुरंत करिए, देखिए लघु लघु लघु, और इसे भी लघु। अब फटाफट लगाइए क्योंकि आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद ये से भी लघु लघु लघु, और ये भी लघु है। ये यहाँ पर अनुस्वार आया है तो गुरु, और ये भी लघु। अब इसे काउंट करिए तुरंत, क्या इसमें भी 11 आ रही है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए पहले चरण में भी 11, दूसरे में भी 11, तुरंत मैच कर गया कि दो प्रथम चरण और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, है ना। तो कौन सा होना चाहिए, सोठा, क्योंकि रोला में तो प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है ना, इसमें 11-11, तो इसमें रोला तो होगा नहीं, है ना। दोहा उसको पढ़ना ही नहीं था, आपके सिलेबस में नहीं है, चौपाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सोठा, है ना। अब इसमें मैंने मात्राएं नहीं बताई, ये आपके लिए होमवर्क है ना, इसमें खुद से लगाइएगा, खुद से मात्राएं लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से सीखिएगा इनको, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सोरठा। आज की क्लास देखिए, आज की क्लास बड़ी तो जरूर थी, लेकिन अच्छी थी, है ना। अच्छी थी कि मतलब उतनी ही जितनी फुल एनर्जी के साथ आज हम लोगों ने क्लास को स्टार्ट किया था, है ना, शुरू किया था, उतनी ही एनर्जी के साथ में इसको खत्म भी कर रहे हैं। क्योंकि आज की क्लास, अगर आप, जो बच्चे अभी अंत तक देख रहे थे और देख रहे होंगे भी, है ना, जो देख रहे हैं, जिन्होंने इसे देखा है, उन्हें आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा छंद में। मान लीजिए आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है, किसके कितने भेद होते हैं, मात्रा क्या होती है, वर्ण क्या होता है ना, ह्रस्व दीर्घ, या मतलब जो भी लघु गुरु, जितना भी हम लोगों ने इसमें पढ़ा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे से सारा सब कुछ क्लियर हुआ है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ऐसे ही डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, बस आप लोग मेहनत से पढ़िए, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो एक दिन आपके लिए बेहतर जरूर होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। हिंदी की क्लास है तो धन्यवाद।